यूपी बोर्ड क्लास 10 के प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप क्लास 10 यूपी बोर्ड के छात्र हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज मैंने विज्ञान का 2025 का मॉडल पेपर लिया है और ये मॉडल पेपर आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसा ही पेपर आपको आगामी परीक्षा में देखने को मिलेगा। तो सभी लोग वीडियो में बने रहेंगे और वीडियो को अंत तक पूरा देखेंगे, आपको पूरा पेपर ऐसा ही देखने को मिलने वाला है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्या निर्देश हैं। आपका जो पेपर होता है वो पेपर आपका 3 घंटा 15 मिनट का होता है, जिसमें से 15 मिनट आपको निर्देश पढ़ने के लिए मिलते हैं। पूर्णांक आपका 70 मार्क्स का है। क्लियर है। निर्देश में क्या है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पढ़ने के लिए निर्धारित है। यह प्रश्न पत्र 2 खंडों खंड आ तथा खंड बा में विभाजित है। क्लियर है। खंड आ और खंड बा में 3 उपखंड का, ख तथा ग में विभाजित है। और जो खंड आ है बच्चों, खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न हैं जिनमें सही विकल्प चयन करके OMR शीट पर नीले तथा काले बॉल पॉइंट पेन से सही विकल्प करना है। यानी जो शुरुआत के आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, 20 क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव होंगे, उन 20 क्वेश्चंस को आपको OMR शीट पे काले और ब्लैक, काला और नीला बॉल पेन से उसको आपको गोला करना है, ऐसे उसमें बबल करना होगा। क्लियर है। बाकी खंड बा में बहुविकल्पीय प्रश्न है तो एक अंक निर्धारित किया गया है। खंड बा में वर्णनात्मक प्रश्न और सभी वर्णनात्मक प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। ठीक है, और सभी प्रश्न करना अनिवार्य। तो ये आपका निर्देश हो गया। अब हम स्टार्ट करेंगे आपको पेपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा आ गया खंड आ और खंड आ का उपभाग 1। उपभाग 1 में बहुविकल्पीय प्रश्न है। प्रश्न पहला है, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है। तो बच्चों मैं आपको बता दूं, उत्तल दर्पण से हमेशा प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनता है। ये आपका क्या है, उत्तल दर्पण है। यहाँ के अंदर मैंने पॉलिश कर दिया और इधर से अगर हम वस्तु को डालेंगे तो ये प्रतिबिंब हमेशा कहाँ बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा और फोकस और पोल के बीच में बनेगा। यहीं पे प्रतिबिंब बनेगा, हमेशा प्रतिबिंब यहीं बनेगा। ठीक है। तो उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में, वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच में, ध्रुव तथा फोकस के बीच में, कहीं भी बन सकता है वस्तु की स्थिति पर निर्भर। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ध्रुव तथा फोकस के बीच में बनता है, ध्रुव तथा फोकस के बीच में बनता है। क्लियर है। अगला प्रश्न है, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम पर जाती है तो अविलंब से दूर हटती है तो वह। तो भैया प्रकाश का अपवर्तन का नियम है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो अविलंब से दूर जाएगी या अविलंब की तरफ झुकेगी। अविलंब से दूर कब जाएगी, जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी। मान लो ये प्रकाश है, इधर वायु है और इधर जल है। ठीक है। तो अब देखो प्रकाश किधर से जा रही है, वायु से किधर जा रही है बच्चों, जल की तरफ जा रही है। तो वायु क्या है आपका, विरल माध्यम है, ये विरल है और ये सघन है। विरल से सघन में जाएगी तो अविलंब की तरफ झुकेगी। क्लियर है। और जब सघन से विरल में जाएगी तो अविलंब से दूर जाएगी। तो ये कह रहा है कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम, अविलंब से दूर हटती है तो दूर कब हटेगी, जब वो सघन से विरल माध्यम में जाएगी। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी प्रकाश की किरण तो अविलंब से दूर हटेगी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, एक उत्तल, यहाँ पे क्या है भाई, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी तो क्या है, 15 सेंटीमीटर हमने ले लिया। और उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा कैसे लेंगे, धनात्मक होती है। कैसी होती है, धनात्मक होती है, ऑलवेज पॉजिटिव। और इसमें 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु, तो वस्तु की हमेशा स्थिति हम किससे लेते हैं, यू से लेते हैं। और यू हमेशा नेगेटिव होता है, चाहे लेंस हो चाहे आपका दर्पण हो, हमेशा यू हमें क्या लेना है, नेगेटिव लेना है। तो यू है -30 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब कह रहा है कि इससे प्रतिबिंब बनेगा तो v की वैल्यू निकालना पड़ेगा साथियों। तो फॉर्मूला क्या होता है, लेंस फॉर्मूला होता है 1/f = 1/v माइनस का 1/u। और बच्चों हमें निकालना क्या है, 1/v निकालना है। तो ये हो जाएगा 1/f प्लस का 1/u। और 1/f की वैल्यू 15 सेंटीमीटर है
और यहाँ पे प्लस और u की वैल्यू कितनी है -30 है। अब इसी को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा 450, या एलसीएम आपको लिखना है तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके लिख दो, ठीक है। तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके भी लिखा जा सकता है एलसीएम। यहाँ पे एलसीएम निकालने की ज़रूरत नहीं है, मैंने लिख लिया 15 इंटू का 30, और यहाँ पे लगा हुआ है बच्चों नीचे ये प्लस माइनस ऊपर माइनस हो जाएगा, तो ये हो गया 30, और यहाँ पे 30 में ये तो ये 15 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस लग गया क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो गया। तो ये कितना हो गया, ये हो गया माइनस का 15 अपॉन का 15 इंटू का 30, 15 से 15 कैंसिल हो गया, तो ये वैल्यू कितनी आ गई 1/v। तो हम लिख सकते हैं 1/v इक्वल टू कितना आ गया बच्चों 1/30। तो यहाँ से v की वैल्यू कितनी आ गई -30, v की वैल्यू कितनी आ गई -30। तो अब देखो ऑप्शन देखते हैं, 30 सेंटीमीटर पर वस्तु की ओर वास्तविक उल्टा वस्तु के आकार का। देखते हैं यहाँ पे इन्होंने बोला वास्तविक बोला है, उल्टा बोला वस्तु के आकार का, तो वस्तु के आकार का नहीं है यहाँ पे, ठीक है। बी ऑप्शन है 30 सेंटीमीटर पर वस्तु से दूसरी ओर, बिल्कुल वस्तु से दूसरी ओर वास्तविक उल्टा और वस्तु के आकार का। 30 सेंटीमीटर पर वस्तु के दूसरी ओर, हाँ बिल्कुल, जब हम लोग उत्तल लेंस लेंगे तो वस्तु के दूसरी ओर बनेगा प्रतिबिंब, उल्टा बनेगा, वस्तु के आकार का बनेगा। वस्तु के आकार का इसलिए कहा गया क्योंकि v की वैल्यू कितनी आई है -30 आई है, और फोकस कितना है, फोकस है 15 सेंटीमीटर, और ये प्रतिबिंब बनेगा वक्रता केंद्र पर, और वक्रता केंद्र पर ही रखा होगा इसका मतलब ऑब्जेक्ट, तो उसी के आकार का बनेगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर पर वस्तु के दूसरी ओर वास्तविक उल्टा और वस्तु के आकार का। बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा गया है, इस प्रश्न को दोबारा देखिएगा आपको समझ में आएगा, नहीं आएगा तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं फिर से बताऊँगा। जब श्वेत प्रकाश एक प्रिज्म से गुजरता है, अब बच्चों यहाँ पे देखो चौथा प्रश्न है कि जब श्वेत प्रकाश एक प्रिज्म से गुजरता है तो निर्गत प्रकाश में प्रिज्म के आधार से दूरस्थ प्रकाश का रंग होता है। तो देखिए प्रिज्म से जब ये गिरेगा लाइट, यहाँ पे इसका डिस्पर्जन होगा, तो जब बच्चों डिस्पर्सन होता है तो यहाँ पे जो पैटर्न मिलता है आपको, पैटर्न कैसा मिलता है विवग्योर, VIBGYOR विवग्योर। तो प्रिज्म के आधार से दूरस्थ प्रकाश रंग होगा, तो आधार से देखा जाए तो दूर कौन सा होगा, रेड होगा, लाल कलर का होगा, चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एम्पियर सेकंड किसका मात्रक है, तो देखिए निकाल लेते हैं। I इजिकल टू क्या होता है बच्चों, Q अपॉन का T होता है, तो यहाँ से Q इजिकल टू हम लिख सकते हैं Q इजिकल टू क्या लिख सकते हैं बच्चों, I इंटू का T, यानी कि I एम्पियर है और T सेकंड है, तो एम्पियर सेकंड क्या आया है, Q क्या होता है आवेश, तो एम्पियर सेकंड किसका मात्रक है, आवेश। पांचवे का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए बहुत मज़ेदार क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है, क्वेश्चन नंबर छठा देखेंगे। यहाँ पे सारे के सारे प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए बच्चों सभी लोग ध्यान से इसको समझेंगे और बिल्कुल बहुत ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे देखिए छठा प्रश्न दे रखा है कि एक सेल से R1 और R2 प्रतिरोधों को दो समांतर क्रम में जोड़ा गया है। तो मान लो यहाँ पे दो प्रतिरोध हमने ले लिए, ये इस तरह कुछ, और एक प्रतिरोध यहाँ पे ले लिया, और इन दोनों को हमने समांतर क्रम में जोड़ा है R1 और R2, और इसको हमने एक सेल से कनेक्शन कर दिया यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे हमने चलिए बैटरी भी लगा दी, और बैटरी लगा के क्लोज्ड की कर दिया पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब यहाँ से I करंट जा रही है, तो यहाँ से करंट क्या हो जाएगी, धारा I1, और यहाँ से धारा I2 हो गई। अब ये कह रहा है कि I1 I2 धारा जा रही है, यदि उनमें प्रवाहित धाराएं क्रमशः I1 I2 प्रति सेकंड, अच्छा इसमें जो प्रति सेकंड यानी कि T इक्वल टू 1 सेकंड पे H1 और H2, इन दोनों रेजिस्टेंसेस पे H1 और H2 ऊष्माएं उत्पन्न होती हैं, तो H1 और H2 का क्या अनुपात होगा, बिल्कुल H1 और H2 का क्या अनुपात होगा, ये हमें निकालना है। तो देखिए पहली बात तो R1 और R2 किस में है भाई, ये दोनों समांतर क्रम में हैं, तो इन दोनों का वोल्टेज क्या होगा, सेम होगा। समांतर क्रम में विभवांतर समान होता है, तो अगर हम विभवांतर निकालें तो V इक्वल टू कितना हो जाएगा, I1 R1 इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ I2 R2, क्लियर है। और हमें पता है H इक्वल टू क्या होता है, I स्क्वायर RT, तो I1 स्क्वायर R1, और T की वैल्यू 1 हो गई, T की वैल्यू 1 हो गई, तो इसको लिख सकते हैं I1 स्क्वायर R1, T 1 हो गया। इसी प्रकार H2 को हम लिख सकते हैं I2 स्क्वायर R2
बिल्कुल H2 को हम लिख सकते हैं I2 स्क्वायर R2। अब देखिए इन दोनों का हमें क्या निकालना है, इन दोनों का रेशियो निकालना है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, H1 अनुपात H2। तो H1 की वैल्यू कितनी हो गई, I1 स्क्वायर R1 अपॉन का I2 स्क्वायर R2। क्लियर है, क्लियर है। हाँ, तो अब देखो यहाँ पे I1 R1 और I1 R1 को क्या लिख सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे देखिए I1 स्क्वायर I2 स्क्वायर को आप ऐसे लिख लीजिए H1 अपॉन H2, और इसको लिख लो I1 I2 का होल स्क्वायर, और ये हो गया R1 अपॉन R2। इस वाले रिलेशन से देखो I1 अनुपात I2 क्या होगा, I1 अनुपात या I1 अनुपात I2 इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, R2 अपॉन R1 लिख सकते हैं। तो सेम यहाँ पे देखिए I1 अपॉन I2 की जगह हमने लिख लिया बच्चों R2 अपॉन R1 का होल स्क्वायर इंटू का R1 अपॉन R2, और ये हो गया H1 अनुपात H2। अब देखिए यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, R1 से ये कैंसिल हो गया, R1 और R2 से ये कैंसिल हो जाएगा, यानी यहाँ पे अब क्या बच रहा है, R2 अपॉन R1 बचेगा, और ये हो गया H1 अपॉन H2। तो ये रिलेशन आएगा H1 अपॉन H2 इक्वल टू R2 अपॉन R1। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बहुत अच्छा MCQ पूछा है, इसको रिवाइज करके जाइएगा ज़रूर, क्योंकि ये रिपीट हो सकता है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। चौथा प्रश्न है यहाँ पे, चौथा प्रश्न है सातवां है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है भाई, न्यूटन एम्पियर, न्यूटन पर एम्पियर मीटर। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, न्यूटन पर एम्पियर मीटर, न्यूटन पर एम्पियर मीटर। क्लियर है, सातवें का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, न्यूटन पर एम्पियर मीटर। मीथेन का संरचना सूत्र है तो आप सभी को पता होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, CH4। मीथेन का ये होता है CH4 होता है, तो इस तरह स्ट्रक्चर होगा। निम्नलिखित में सजातीय श्रेणी है, तो सजातीय श्रेणी जिसमें CH2 का अंतर होता है, जिसमें CH2 का अंतर होता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी में आप देख पा रहे होंगे बच्चों कि इन दोनों मॉलिक्यूल्स में कितना है, CH2 का अंतर है। क्लियर है, तो ये सजातीय समजातीय श्रेणी के हैं। लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र होता है PbNO3 का होल टॉयज। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 10वें का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, PbNO3 का होल टॉयज। शुद्ध जल का pH मान होता है, तो शुद्ध जल का pH मान कितना होता है भाई, 7 होता है। फिर एंटीमनी एंटीमनी क्या है ये बताना है आपको। तो एंटीमनी एक उपधातु है, एंटीमनी क्या है, एक उपधातु है। निम्नलिखित रासायनिक समीकरण पूरा कीजिए। तो यहाँ पे जो रिएक्शन दे रखी है बच्चों, ये एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन दे रखी है, और यहाँ पे जो रिजल्ट मिलेगा आपको वो मिलेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ये मिलेगा CH3C डबल बॉन्ड OOC2H5। ठीक है, मेथॉक्सीएथेन, ये एस्टरीफिकेशन रिएक्शन है। ये रिएक्शन आपको याद करने का इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। कोशिकीय प्रक्रम में ऊर्जा मुद्रा है, तो बिल्कुल ATP है। कोशिकीय प्रक्रम में ऊर्जा मुद्रा ATP है। पितरस का स्राव होता है, कहाँ से होता है भाई, तो यकृत से होता है। पितरस का स्राव कहाँ से होता है, यकृत से होता है। पराग कोश में होते हैं, पराग कोश में क्या होते हैं, तो भाई पराग कण होते हैं, पराग कोश में पराग कण होते हैं। पत्तियों पर कलियां विकसित होती हैं, पत्तियों पर कलियां विकसित होती हैं ब्रायोफिलम में पत्तियों पर कलियां विकसित होती हैं और फिर एक नया पौधा बना लेती हैं। एक लिंगी फूल का उदाहरण है, एक लिंगी फूल का उदाहरण है, तो पपीते का फूल क्या है भाई, एक लिंगी है। ठीक है, एक स्वस्थ मनुष्य में रक्त दाब होता है तो 120/80 सिस्टोल डायस्टोल 120/80 रेशियो होता है। निम्नलिखित में कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करता है, कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। 20वें का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, घास, बकरी और मानव। ठीक है,
अब यहाँ पे देखिए खंड बा आ गया है, यहाँ पे वर्णनात्मक प्रश्न है और ये देखिए पहले उपभाग में यानी फिजिक्स के क्वेश्चन दे रखे हैं, भौतिक विज्ञान के उत्तल दर्पण, ये आपका न्यूमेरिकल है तो आपको न्यूमेरिकल करना होगा। डिटेल में आप कमेंट करेंगे तो मैं न्यूमेरिकल सॉल्व करके बता दूंगा। 22वें क्वेश्चन में है अभिसारी किरण के मार्ग में, अच्छा ये 4 नंबर का आया हुआ है पहला वाला। 22वां क्वेश्चन भी आपका 4 नंबर का आया है और इसमें 2 प्रश्न दे रखे हैं। अभिसारी किरणों के मार्ग में अवतल रखने पर 20 सेंटीमीटर पीछे अक्ष पर फोकस होता है, तो ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, ये 4 नंबर का है। इसी तरह 23वां क्वेश्चन आएगा, ये 4 नंबर का है। ये 2 ओम 3 ओम 6 ओम के 3 प्रतिरोधों को किस प्रकार जोड़ा जाए कि 4 ओम तुल्य प्रतिरोध प्राप्त हो जाए, तो ये भी आपको जोड़ना होगा। ठीक है, इसकी सर्किट डायग्राम इसको बना के आपको दिखाना होगी कैसे जोड़ने पर आपको तुल्य प्रतिरोध कितना मिले, 1 ओम मिले, 4 ओम और 1 ओम मिले। घरेलू विद्युत प्रयुक्त तारों के आप थ्योरी का क्वेश्चन है, नाम कार्य और आवरण को रंग लिखिए। तो इसमें कि 3 तरह के तार होते हैं, एक आपका लाल होता है, काला होता है और हरा होता है। हरा को क्या बोलते हैं भाई, जो आपका अर्थिंग वायर होता है, और ब्लैक जो होता है वो न्यूट्रल होता है, और लाल जो होता है वो लाइव वायर होता है। फिर यहाँ पे देखिए, फिर ये 6 नंबर का आया क्वेश्चन, इसको डिटेल में लिखने के लिए। और उसके साथ ऑप्शन में है धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र किन किन कारणों पर निर्भर करता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त नियम का नाम लिखकर स्पष्ट कीजिए। तो ठीक है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, और ये पूरा आपका लॉन्ग का 6 नंबर का क्वेश्चन आया है। अब यहाँ पे उपभाग आया, उपभाग 2 में किसके क्वेश्चन होंगे, यहाँ पे केमिस्ट्री के क्वेश्चन होंगे, रसायन विज्ञान के क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए 25वें क्वेश्चन में कहा गया, इसमें 4 देखिए 4 संरचना सूत्र बताना है, चारों कितने हैं, 1-1 नंबर के हैं। एथेनोइक अम्ल, मेथेनल, क्लोरोप्रोपेन और नाइट्रोमेथेन, इन सबके क्या करना है, आपको संरचना सूत्र बताना है। फिर विद्युत रासायनिक श्रेणी को स्पष्ट कीजिए, इसके 2 अनुप्रयोग लिखिए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत पूछा जाता है, इसको याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है, या तैयार कर लेना। विद्युत रासायनिक श्रेणी मिश्र धातु किसे कहते हैं, और ये देखिए 2-2 मिला के 4 नंबर का पूछा गया। फिर निम्नलिखित यौगिक का आयुपेशी नाम लिखना है, तो यहाँ पे आयुपेशी नाम है। फिर कार्बन की संयोजकता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। बेकिंग पाउडर का रासायनिक नाम और सूत्र लिखिए। ठीक है, और बेकिंग पाउडर को गर्म करने पर क्या होता है, ये 2-2 नंबर के हैं और ये कुल मिला के 6 नंबर कवर कर रहे हैं। फिर यहाँ पे अथवा में दे रखा है द्विविस्थापन अपक्रिया, उदासीनीकरण अपक्रिया और योगात्मक अपक्रिया। इनका क्या करना है आपको, 2-2 नंबर के हैं, तो ये आपके 6 नंबर के हो गए। ठीक है, ये है, तो इन सब का आपको उदाहरण सहित इनकी डिफिनेशन और उदाहरण सहित एक रिएक्शन लिखनी है। फिर यहाँ पे देखिए उपभाग 3 में क्या होंगे, इसमें बायो के क्वेश्चन होंगे, बायोलॉजी के। और ये यहाँ पे आया एक तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन की संरचना का नामांकित चित्र बनाई तथा इसके कार्यों का वर्णन करना है। न्यूरॉन का क्वेश्चन है 2 और 2 4, 1-2 नंबर चित्र के हैं और 2 उसके वर्णन के 4 नंबर हो गए। लिंग गुणसूत्र से आप क्या समझते हैं, मानव में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को समझाइए। अब देखिए अभी लिंग निर्धारण से 4 नंबर का क्वेश्चन आया, 2+2। उत्पादक तो उपभोक्ता में 4 अंतर लिखिए। यहाँ पे देखिए 4 अंतर के 4 नंबर है, जितने अंतर लिखोगे उतने नंबर मिलेंगे। ठीक है, 1-1 नंबर के। मानव हृदय के अनुदैर्ध्य काट का नामांकित चित्र की सहायता से मानव हृदय की संरचना का वर्णन कीजिए। कितना हो गया, 4 और 2 6 नंबर का, ये आपका हो गया वर्णनात्मक प्रश्न। तो ये कुल मिला के आपके इस तरह प्रश्न आएंगे, पहले फिजिक्स के, फिर केमिस्ट्री के, फिर बायो के। तो ऐसे ही पेपर आपको दिखने को मिलेगा और बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर है, क्योंकि ये आपके परीक्षा में आने वाला है। तो सब लोग वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे।